हाँ डियर स्टूडेंट, आज हम लोग प्रूफ करेंगे गॉसेस थ्योरम को। प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। स्टेटमेंट आपके पास था, एक बार फिर से स्टेटमेंट देखिएगा। इसमें स्टेटमेंट था E डॉट ds Q enclosed by epsilon naught। इस बात को ध्यान रखना है। और आपको मैंने कहा था, ये बात भी याद रखना है कि इस रिजल्ट में लेफ्ट हैंड साइड में जो फील्ड है वो ड्यू टू ऑल चार्जेस आइदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। और राइट हैंड साइड में जो चार्ज है only charge enclosing the surface across which electric flux is calculated। तो अभी इसका प्रूफ आपके सामने आएगा। मैंने एक क्लोज सरफेस ले लिया। ये कर्व नहीं है, ये क्या है? सरफेस है। जैसे बैलून, फुटबॉल, क्लोज सरफेस है। अब इस सरफेस के अंदर भी चार्ज हैं। मान लिया Q1, Q2, Q3, Qn। और बाहर भी चार्ज है Q1 डैश, Q2 डैश, Q3 डैश, Qn डैश। अब ये अंदर बाहर जो सभी चार्जेस हैं, सारे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो अगर इस बड़े क्लोज सरफेस के बाद अगर मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एलिमेंटल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने पढ़ाया था फ्लक्स टू द लार्ज सरफेस फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक एलिमेंटल सरफेस लेंगे और इस एलिमेंटल सरफेस से मान लीजिए रिजल्टेंट फील्ड ER है और यह ER हो जाएगा नेट वेक्टर सम E1, E2, E3, EM। यह हो गया फील्ड ड्यू टू चार्जेस inside E1 dash, E2 dash, E3 dash and so on En dash field due to outside charges। तो net field at the site of elemental surface ds आपका ये है। तो टोटल फ्लक्स जो आपका होगा, फ्लक्स टोटल, वो होगा इंटीग्रल राउंड का होता समझते हैं फ्लो सरफेस के लिए ER डॉट ds। दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पे E की वैल्यू पुट कर देंगे E1, E2, E3 and so on En, E1 dash, E2 dash, E3 dash and so on En dash dot ds। Net flux to the closed surface। एवरी टर्म का इंडिविजुअल इंटीग्रल, तो इंटीग्रल E1 डॉट ds, E2 डॉट ds, E3 डॉट ds, En
dot ds E1 dash dot ds E2 dash dot ds E3 dash dot ds En dash dot ds। एवरी टर्म का मैंने इंडिविजुअल इंटीग्रल कर दिया है। अब E डॉट ds को क्या लिखेंगे? E डॉट ds को E ds cos थीटा लिखेंगे। E1 ds cos theta E2 ds cos theta E3 ds cos theta। हो सकता है प्रत्येक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है, तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 En ds cos theta n। E1 dash ds cos theta 1 dash E2 dash ds cos theta 2 dash E3 dash ds cos theta 3 dash and so on। En dash ds cos theta n dash। अब फील्ड की वैल्यू तो पता है क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण फील्ड की वैल्यू क्या होता है? फील्ड की वैल्यू ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है तो r डिस्टेंस पे फील्ड की वैल्यू आपने पढ़ा था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करते जाएंगे, तो फ्लक्स टोटल जो रिजल्ट हो जाएगा E1 की वैल्यू हो जाएगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर ds cos थीटा 1। E1 की वैल्यू Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 स्क्वायर Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर ds cos थीटा 2। Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 स्क्वायर ds cos थीटा 3। Qn 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn स्क्वायर ds cos थीटा n। सेकेंड टर्म आपका है Q1 डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 डैश स्क्वायर ds cos थीटा 1 डैश। Q2 डैश 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 डैश स्क्वायर ds cos थीटा 2 डैश।
Q3 dash 4 pi epsilon naught R3 dash square ds cos theta 3 dash और लास्ट में Qn dash 4 pi epsilon naught Rn dash square ds cos theta n dash। सॉलिड एंगल को देखिएगा, मैंने कहा था सॉलिड एंगल ds cos थीटा बाई r स्क्वायर स्मॉल सॉलिड एंगल, ये फार्मूला। तो मतलब साफ है कि हम लोग कांस्टेंट टर्म को बाहर लिखेंगे, Q1 4 pi epsilon naught यहां कॉमन हो जाएगा, फ्लक्स टोटल Q1 4 pi epsilon naught इंटीग्रल ds cos थीटा 1 by r1 स्क्वायर। Q2 4 pi epsilon naught बाहर हो जाएगा ds cos थीटा 2 R2 स्क्वायर। Q3 4 pi epsilon naught बाहर हो जाएगा ds cos थीटा 3 R3 स्क्वायर। Qn 4 pi epsilon naught बाहर हो जाएगा ds cos थीटा n Rn स्क्वायर। Q1 dash 4 pi epsilon naught बाहर हो जाएगा ds cos theta 1 dash by r1 dash स्क्वायर। Q2 dash 4 pi epsilon naught बाहर हो जाएगा ds cos theta 2 dash r2 dash स्क्वायर। Q3 dash 4 pi epsilon naught बाहर हो जाएगा ds cos theta 3 dash r3 dash square and qn dash 4 pi epsilon naught बाहर हो जाएगा ds cos theta n dash rn dash का स्क्वायर। अब देखिए ये क्या हो गया, टोटल सॉलिड एंगल, दिस इज total solid angle made by the surface at internal point। चूंकि चार्ज कहाँ है, Q1 Q2 अंदर है, तो अंदर वाले पॉइंट पे कितना बनेगा एंगल 4 pi। ये हो जाएगा Q1 4 pi epsilon naught यहाँ 4 pi, Q2 4 pi epsilon naught 4 pi, Q3 4 pi epsilon naught 4 pi, Qn 4 pi epsilon naught 4 pi। अब देखिए ये सारे चार्ज Q1 डैश Q2 डैश कहाँ है, आउटसाइड है, और आउटसाइड पॉइंट पे सॉलिड एंगल मेड बाय द क्लोज सरफेस 0 हो जाएगा, यानी Q1 डैश 0, Q2 डैश 0 एंड सो ऑन Qn डैश 0। तो आप देखिए टोटल फ्लक्स जो आपका रिजल्ट आया है, फ्लक्स टोटल 4 pi कैंसिल होता जाएगा, Q1 Q2 Q3 Qn by यानी चार्ज इनक्लोज्ड बाय नॉट। एकदम क्लियर है, रिजल्ट में चार्ज हमारा जो राइट हैंड साइड में है दैट इज टोटल चार्ज इनक्लोजिंग द गॉसियन सरफेस, बट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है ड्यू टू ऑल चार्जेस आइदर इनसाइड और आउटसाइड। ये कंसेप्ट भूलना नहीं है, इस कंसेप्ट को याद रखना है कि अगर क्लोज सरफेस से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट किया है, देन टोटल फ्लक्स आपका
चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। ये था आपका प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम। अब है इसका एप्लीकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है नेचर का। इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या ड्यू टू सीट चार्ज इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्फेरिकल चार्ज था, याद कीजिए स्फेरिकल चार्ज का फील्ड कैसे निकाला था आपने? पहले एक एलिमेंटल लिए थे और इंटीग्रेट किया था, लंबा प्रोसेस किया था। अगर होलो स्फेरिकल है या नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फेरिकल है तो इन सारे चार्ज के कारण जब आपने फील्ड की वैल्यू निकाला था तो बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। बट गॉसेस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम लोग आसानी से ये स्टेटमेंट, इसका एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो पहला एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। पहला एप्लीकेशन लिखिएगा, टू फाइंड कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस थ्योरम। कूलॉम्स लॉ हम लोग डिराइव करेंगे। कूलॉम्स लॉ क्या था? दो पॉइंट चार्ज के बीच अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स की वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। देखा ना कूलॉम्स लॉ? इस लॉ को हम लोग अभी आपके सामने बाय द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम प्रूव करेंगे। गौर से देखिएगा, मान लीजिए एक चार्ज हमारा Q1 है और R डिस्टेंस पे एक चार्ज है Q2। इस डिस्टेंस को, किसी एक चार्ज को सेंटर और इस डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए हम लोग एक क्लोज स्फीयर इमेजिन करेंगे। देखिए मैंने एक क्लोज स्फीयर, क्लोज सरफेस बनाया। अब बताओ ये क्लोज सरफेस कैसा होगा? ये जो क्लोज सरफेस आपने बनाया, किसी एक चार्ज को सेंटर लेते हुए r रेडियस का जो आपने स्फीयर ड्रॉ किया है, ये स्फीयर क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इसे हम लोग यहां कहेंगे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस जो हम ड्रा करेंगे वो इक्विपोटेंशियल होना चाहिए। सम पार्ट या होल पार्ट इक्विपोटेंशियल होना चाहिए, तभी मेरा काम बनेगा। तो अगर ये इक्विपोटेंशियल है तो आपने पढ़ा है इसके एवरी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लाइंस ऑफ फोर्स बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो मैंने एक एलिमेंटल एरिया लिया ds। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉर्मल दोनों क्या हो जाएगा? पैरेलल। तो एलिमेंटल फ्लक्स जो हम फाइंड आउट करेंगे E डॉट ds क्या हो जाएगा? E ds cos 0। तो होगा E ds, सिंपली टोटल फ्लक्स निकालेंगे तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर कर दिया ds, d पाई का फाई हो गया, ds का क्या हो जाएगा? s, और पूरा एरिया कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। टोटल फ्लक्स हमारा E 4 पाई r स्क्वायर माइनस 0, नेट फ्लक्स E 4 पाई r स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम
Q1, तो Q1 by एप्सिलॉन नॉट E हो जाएगा Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। बट याद करो, हम जानते हैं बट भी है, क्या आपने पढ़ा था, फोर्स इक्वल टू क्या, Q इंटू Q2 E। इसके कारण फील्ड निकाला और ये चार्ज मिल गया, तो E की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज कूलम्ब्स लॉ। क्या हो गया, तो आपने गॉसेस थ्योरम से कूलम्ब्स लॉ डिराइव किया। क्या किया मैंने, एक चार्ज के कारण फील्ड निकाला, अब इसके फील्ड में ये चार्ज है तो फोर्स होगा Q इंटू। दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ with the help of Gauss's theorem। अब हम लोग यहाँ पे hollow spherical charge, non-conducting uniformly charged sphere, linear charge, sheet charge, ये सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसी को हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। B, second application, to find electric field intensity at a point due to uniformly charged conducting sphere। यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के कारण हम लोग इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। केस नंबर 1 होगा when the point is outside the sphere, याद है ना, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, सारे चार्ज कहां होंगे, सरफेस पे। रेडियस r है, चार्ज q, बाहर वाले पॉइंट पे इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है when the point is outside। फिर से वही बात करना है, इस r डिस्टेंस को रेडियस मानते हुए क्लोज सरफेस ड्रा करेंगे। ये क्लोज सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल, सरफेस या गॉसियन सरफेस कहेंगे। तो एलिमेंटल एरिया लेंगे तो नॉर्मल फील्ड पैरेलल हो जाएगा, इसलिए एलिमेंटल फ्लक्स फिर से E डॉट ds या E ds cos 0 डिग्री, और टोटल फ्लक्स E को बाहर करेंगे, ds का इंटीग्रल 0 से 4 पाई r स्क्वायर, फ्लक्स टोटल ds का इंटीग्रल is 4 pi r square minus 0, and flux total E 4 pi r square। According to Gauss's theorem, flux total
Q enclosed by epsilon naught. Total flux E into 4 pi r square Q by epsilon naught. तो रिजल्ट कितना इजली आ गया। जब इंटीग्रेट किए थे तो बहुत लंबा काम करना पड़ा था। क्यों? एक रिंग लिया था, रिंग का पोटेंशियल निकाला, इंटीग्रेट किया, पूरे स्फीयर का निकाला। यहाँ पे देखिए दो स्टेप में आपके सामने आ रहा है। गॉसेस थ्योरम का अप्लाई करके फील्ड की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बी केस, तो केस 1 हो गया। When the point is on the surface, अगर पॉइंट सरफेस पे है तो R की वैल्यू बराबर हो जाएगा और फील्ड की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो सरफेस पे और बाहर वाले पॉइंट पे निकाल दिया। अंदर वाले पे देखो, point is inside the sphere. अगर पॉइंट अंदर है और फील्ड की वैल्यू निकालना है तो इस डिस्टेंस को रेडियस मान के स्फीयर ड्रा करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे। फ्लक्स फिर से E 4 पाई r स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन अंदर चार्ज कितना है? 0। गॉसेस थ्योरम से E की वैल्यू क्या आ जाएगा? फ्लक्स E into 4 पाई r स्क्वायर। चार्ज अंदर नहीं है, 0 बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर फील्ड की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो बाहर सरफेस पे और अंदर वाले पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट किया विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन पहले भी बताया था मैंने। पिक्टोरियली अगर रिप्रेजेंट करोगे तो ये ग्राफ हो जाएगा। E विथ डिस्टेंस 0 से r के लिए नो फील्ड, उसके बाद फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर विद अ पिक्टोरियल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to uniformly charged conducting sphere। अब अगर हम लोग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण देखेंगे तो जाहिर सी बात है, ये एप्लीकेशन नंबर 3 टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण यहां भी 3 केसेस डिस्कस करेंगे। When the point is outside, रेडियस आर, जिस पॉइंट पे फील्ड निकालना है, आर
चार्ज हमारा क्यू, प्रोसेस सेम रहेगा, वी ड्रॉ imaginary closed surface which is equipotential. ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहां भी एलिमेंटल एरिया जब लिया जाएगा तो नॉर्मल फील्ड पैरेलल होगा, तो एलिमेंटल फ्लक्स E डॉट ds, E ds cos 0, टोटल फ्लक्स इंटीग्रल E बार ds इंटीग्रल 0 से 4 पाई r स्क्वायर, ds का s हो गया 4 पाई फ्लक्स टोटल 4 पाई r स्क्वायर माइनस 0, तो रिजल्ट हो गया E 4 पाई। अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम टोटल फ्लक्स Q enclosed by epsilon naught यहां से E की वैल्यू Q अपॉन 4 पाई epsilon naught r square है। Case number 2 similar, when the point is on the surface, small r की value बराबर when the point is on the surface, r की value intensity Q upon 4 pi epsilon naught r square। इंटीग्रेट करके कैसे निकाले थे? तो इसमें मैंने x डिस्टेंस पे रिंग नहीं, x डिस्टेंस पे होल स्फीयर लिया था। ये नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, तो इसको बहुत सारे कंसेंट्रिक होलो स्फीयर से बना हुआ माना गया था। x रेडियस dx थिकनेस का, और तब इंटीग्रेट किया गया था। तो बड़ा काम किया था आपने। यहां देखिए गॉसेस थ्योरम से कितना इजीली हम लोगों ने रिजल्ट निकाला है। केस नंबर 3, when the point is inside, when the point is inside the sphere, इनसाइड द स्फीयर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे जिस पॉइंट पे फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट को रेडियस लेते हुए क्लोज सरफेस ड्रा करेंगे। यहाँ पे एलिमेंटल एरिया से अगेन फील्ड नॉर्मल पैरेलल होगा, तो एलिमेंटल फ्लक्स E डॉट ds, E ds cos 0। इंटीग्रेट कीजिएगा, रेंज 0 से 4 पाई r स्क्वायर, ds का इंटीग्रल s हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे तो फ्लक्स टोटल 4 पाई r स्क्वायर माइनस 0 इनटू फ्लक्स E 4 पाई। चार्ज इनक्लोज कौन बताएगा? सरफेस, जिस सरफेस के अबाउट आपने फ्लक्स निकाला है उसके अंदर का चार्ज देखिए, टोटल वॉल्यूम कितना है
4/3 पाई आर क्यू में चार्ज है क्यू, पर यूनिट वॉल्यूम में होगा, तो इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज यानी Q इनक्लोज आपके पास आया क्यू आर क्यू अपॉन, है ना, दिस इज चार्ज इनसाइड। नाउ गॉसेस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। Hence, according to Gauss's theorem, total flux Q enclosed by epsilon naught E into 4 pi r square Q r q by r q epsilon naught, तो रिजल्ट हो जाएगा Q into r 4 pi epsilon naught। This is electric field intensity due to uniformly charged non-conducting sphere। अब इसी में एक रिजल्ट आपने और देखा था, क्या देखा था कि if rho is the volume density of charge, if rho volume density of charge, तो Q की वैल्यू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, Q की वैल्यू, अब ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, दैट इज E की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे ये हो जाएगा क्यू आर, रो, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। जब पहले मिला चुके हम लोग, वेक्टर फॉर्म में अगर देना है तो फील्ड कैसी होती है, रेडियल। हियर आर वेक्टर कैसा है, रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर। पिक्टोरियल वेरिएशन तो आपको पता है, एक बार फिर से देख लीजिए। जीरो से आर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E प्रोपोर्शनल टू आर एंड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये था पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन of the variation of electric field with distance due to uniformly charged non-conducting sphere। तो अगले क्लास में लाइन चार्ज, शीट चार्ज फेमस है, वो देखें।